और चलिए बिग बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश की जांच होगी। चुनाव आयोग संदेश की जांच करेगा और जांच के लिए कमेटी का गठन भी कर दिया गया है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने सरकार से संबोधन की कॉपी भी मांगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन शक्ति की जानकारी दी थी और इस दौरान जो संबोधन दिया था, इसी संबोधन की कॉपी मांगी गई है। डिप्टी चुनाव आयुक्त संदीप सक्सेना इस मामले की जांच करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश की जांच होगी। चुनाव आयोग संदेश की जांच करेगा। जांच के लिए कमेटी का गठन किया गया है। चुनाव आयोग ने सरकार से संबोधन की कॉपी मांगी गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन शक्ति की जानकारी जिस दौरान दी थी, उसी संबोधन की कॉपी मांगी गई है। डिप्टी चुनाव आयुक्त संदीप सक्सेना जांच करेंगे। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी निरंजन इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हैं। निरंजन, क्या कुछ और अपडेट? देखिए शारदा, जिस तरह से राष्ट्र का नाम संबोधन में प्रधानमंत्री ने एंटी मिसाइल का जिक्र किया है, उसको लेकर के सियासत में काफी गहमागहमी है। चुनाव आयोग में करीब 3 घंटे बैठक चली है और ये आचार संहिता, अभी देखिए चुनाव का समय चल रहा है, आचार संहिता का साफ उल्लंघन है और ये आचार संहिता की धारा 7 का साफ तौर पर ये उल्लंघन माना गया है। 3 घंटे के बाद जो निष्कर्ष निकला है, उसको लेकर के एक जांच कमेटी बैठाई गई है और यह फैसला लिया गया कि इसके एक जांच करेगी, क्या मामला है, किस तरह से इस पर कार्रवाई हो सकती है, क्या कदम उठाया जा सकता है। ये काफी गंभीर मामला है क्योंकि ये राष्ट्र का नाम संबोधन में प्रधानमंत्री ने एंटी मिसाइल का जिक्र किया था। इसको लेकर के इन्होंने जिक्र किया है। निरंजन, हालांकि इस मामले की जांच होगी और संबोधन की कॉपी मांगी है, लेकिन अगर हम आचार संहिता के हिसाब से समझना चाहें आज के संबोधन को, तो कौन से पॉइंट्स हैं जिन पर यह कहा जा सकता है कि फिलहाल ऑब्जेक्शन जताया गया होगा? देखिए, ये तो एक कहा जाए तो राष्ट्र के नाम संबोधन था और भारत ने जिस तरह से पूरी दुनिया में एक ताकत दिखाई है, उसको लेकर के प्रधानमंत्री ने जरूर संबोधन किया है। लेकिन हालांकि चुनाव का समय चल रहा है, उसको लेकर के जो विपक्षी दल है उसको लेकर के एक सियासत आई है और अभी देखना यह है कि इस मामले को लेकर के क्या सियासी रणनीति है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी फिलहाल जिस तरह से 3 से 4 घंटे बैठक चली थी, लगभग 3 से 3 घंटा बैठक चली चुनाव आयोग में, इलेक्शन कमीशन के मुख्यालय में, वहाँ पे सारे वरिष्ठ अधिकारियों के साथ इसको लेकर के जांच कमेटी का बैठा दिया गया है। और देखना यह है कि जो संबोधन उन्होंने किया है उसमें कौन से तत्व है, कौन से शब्द है, कौन सा वाक्य का उन्होंने संबोधन किया है, इसको लेकर के अब वो जांच करेंगे कि क्या सही है या गलत है इस मामलों को लेकर के। हालांकि अभी जांच कमेटी का गठन ही किया गया है, इस पर कोई आगे का कार्रवाई जो है वो निर्णय 1-2 दिन में ही आ सकता है। बिल्कुल निरंजन, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कि फिलहाल संबोधन की कॉपी मांगी गई है और इस मामले की जांच आगे की जाएगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अभय चौटाला ने स्पीकर के नेता विपक्ष के पद से उन्हें हटाने के फैसले पर सवाल उठाए हैं। इसके साथ ही उन्होंने ऐलान किया है कि वो बीजेपी में शामिल होने वाले विधायकों के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे। पेश एक रिपोर्ट। नेता विपक्ष के पद को लेकर सियासी घमासान मचा है। विधानसभा स्पीकर ने अभय चौटाला को नेता विपक्ष के पद से हटाया तो अभय चौटाला ने सवाल खड़े कर दिए। अभय चौटाला का कहना है कि उन्होंने विधानसभा स्पीकर को 23 मार्च को सशर्त अपना इस्तीफा भेजा था, लेकिन स्पीकर का फैसला हैरान करने वाला आया। और मेरे वाले इश्यू में स्पीकर को ये कहना कि मैंने उनको हटा दिया, ना तो स्पीकर ने मुझे बनाया, मेरी पार्टी के विधायकों ने मुझे चुन करके अपना नेता मान करके अपोजिशन लीडर बनाया था। स्पीकर का कोई रहम नहीं है मेरे ऊपर, सरकार का कोई रहम नहीं है मेरे ऊपर, और ना ही स्पीकर के पास मुझे हटाने की कोई पावर्स दे रखी थी। अभय चौटाला का कहना है कि वो बीजेपी में शामिल होने वाले दोनों विधायक रणवीर गंगवा और केहर सिंह रावत के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे। हम दोनों जो विधायक का इन्होंने इस्तीफा मंजूर किया उसको हाईकोर्ट में चैलेंज करेंगे, हम इनको डिस्क्वालीफाई कराएंगे, ये दोनों के दोनों डिस्क्वालीफाई होंगे। वहीं विधानसभा स्पीकर ने अभय चौटाला की उस शिकायत पर संज्ञान लिया है जिसमें कहा गया था कि इनेलो के 4 विधायक जेजेपी में शामिल हो गए हैं। स्पीकर ने उन चारों विधायकों नैना चौटाला, राजदीप फोगाट, पृथ्वी नंबरदार
और अनूप धाना को नोटिस जारी कर 7 दिन में जवाब मांगा है। चंडीगढ़ से अंकित दुदानी, न्यूज़ 18 हरियाणा। तो वहीं इनेलो नेता अभय चौटाला ने यह भी ऐलान किया है कि वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता नकुल जसूजा ने। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज गया है, इनेलो कितनी तैयार है? हमारे साथ अभय चौटाला हैं। सर, पीएससी की बैठक हुई, कब तक प्रत्याशियों की घोषणा कर दी जाएगी? हमने अपने पार्टी के प्रत्याशियों के जो नाम हमारे पास आए अलग अलग विधानसभा लोकसभा क्षेत्रों से, उन सब पे आज विचार विमर्श किया और फैसला लिया कि चौटाला साहब से जाकर के स्टेट के प्रेसिडेंट अशोक अरोड़ा जी और रामपाल माजरा जी, उनसे जाकर के विचार विमर्श करेंगे सारी पे, और जो फैसला बोलेंगे कि किसको कहाँ से लड़ाना है, हम उनको 14 या 15 अप्रैल के दिन घोषित करेंगे। क्या बड़े नेता भी चुनावी मैदान में होंगे? आप खुद भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, ऐसा कुछ? मैं नहीं लड़ूंगा चुनाव, लेकिन हमारे सारे सीनियर लीडर जो हैं उनमें से हम किसी की भी जिम्मेवारी लगा सकते हैं। तो चुनाव में क्या मान के चले, मुकाबला किसके साथ? चुनाव बड़ा रोचक होगा अब की बार का। चुनाव के बारे में आज कहना, कोई ये मान के चलो कि मैं लोगों की तरह ये तो नहीं कहता झूठ बोल करके कि हम 10 की 10 जीत जाएंगे, लेकिन मैं ये कहता हूँ पसीने ला देंगे। सिरसा से नकुल जसूजा, न्यूज़ 18। और मिशन 2019 के तहत कांग्रेस की बस यात्रा जारी है। आज कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा महेंद्रगढ़, दादरी और भिवानी होते हुए कई शहरों से गुजरी। इस बस में हरियाणा कांग्रेस के सभी दिग्गज नेता सवार हैं। यात्रा के जरिए हरियाणा कांग्रेस एकजुटता का संदेश दे रही है। ये बस यात्रा मंगलवार को गुरुग्राम से शुरू हुई थी, जो कि 6 दिनों तक चलेगी। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर 3 तस्वीरें देख रहे हैं, जिसमें देख रहे हैं कि महेंद्रगढ़, दादरी और भिवानी में किस तरीके से बस यात्रा गुजरी है। तो हरियाणा कांग्रेस चुनावी वक्त में परिवर्तन यात्रा के सहारे नैया पार लगाने में जुटी है। कांग्रेस के बड़े चेहरे जो एक दूसरे को देखते तक नहीं थे, वो यात्रा के बहाने एक साथ आ गए हैं। हरियाणा कांग्रेस अपनी 6 दिन की परिवर्तन यात्रा पर है। ये यात्रा नारनौल पहुंची। पार्टी के धुरंधर एक साथ बस में सवार होकर पार्टी की सियासी जमीन मजबूत करने में जुटे हैं। कांग्रेस नेताओं के निशाने पर बीजेपी और इनेलो है। हरियाणा प्रभारी गुलाम नबी आजाद ने उम्मीद जताई है कि इस यात्रा से सत्ता परिवर्तन होगा और पार्टी की गुटबाजी भी खत्म होगी। हमारे जो विरोधी दल थे वो हमेशा इसके बारे में चर्चा करते थे, कांग्रेस डिवाइडेड पार्टी है, कांग्रेस अलग अलग है, अलग अलग सभाएं करती है। तो हम दिखा रहे हैं अभी 6 दिन में। अब कल हम 8:30 बजे AICC से निकले थे और रात को 12 बजे खत्म हुआ। तो एकता का जो नमूना है वो अभी लोगों को, देश भर के लोगों को हरियाणा से मिलेगा कि हरियाणा के सब कांग्रेस के लोग जब मौका आता है तो सब एक हो जाते हैं, देश के हित में, राज्य के हित में, विकास के हित में। यात्रा के दौरान पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इनेलो पर बड़ा हमला बोला। हुड्डा ने कहा, जब तक विधानसभा चुनाव होंगे इनेलो का अस्तित्व शून्य हो जाएगा। जो इनेलो पार्टी है ये 1 रहती है, 2 रहती है, 3 रहती है, लेकिन जब तक असेंबली के चुनाव आएंगे इसका अस्तित्व जो है शून्य हो जाएगा, इसका आधार शून्य हो जाएगा। इस पार्टी का कोई भविष्य नहीं है, क्योंकि ये निजी तौर पे है, जनहित की पार्टी नहीं है। फिलहाल इनेलो की जो हालत है उस पर विरोधी तंज कसने से नहीं चूक रहे। कांग्रेस अध्यक्ष अशोक तंवर ने कहा कि अभय चौटाला को पहले ही इस्तीफा दे देना चाहिए था। ये तो सितंबर महीने में इस्तीफा अभय चौटाला जी को दे देना चाहिए था। जिस दिन सार्वजनिक तौर पर उनके परिवार की जो गुटबंदी है, जो जिस तरीके से सामने चीजें आई लोगों के, उसी दिन ये तय हो गया था कि वो नेता प्रतिपक्ष का जो स्टेटस है वो उनसे चला गया है। ये 6 महीने 7 महीने भी उन्होंने क्यों खींचा, ये मैं समझता हूँ कि जनता को उनको बताना चाहिए। कांग्रेसी प्रदेश भर में मतदाताओं की नब्ज टटोलने निकले। परिवर्तन यात्रा का मकसद पार्टी में सब कुछ सामान्य होने का संदेश देना भी है। पार्टी नेताओं को साथ लाकर आला कमान दिखाना चाहता है कि हर नेता बीजेपी को हराने के लिए एक साथ है। नारनौल से जुगेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा।
और इसी बीच खबर यह भी है कि 29 मार्च को राहुल गांधी करनाल पहुंचेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी इसी बस यात्रा में शामिल होने वाले हैं। हरियाणा कांग्रेस की परिवर्तन बस रथ यात्रा में वो शामिल होंगे और भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रथ यात्रा में मौजूद रहेंगे। हरियाणा में राहुल की एंट्री से पहले करनाल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैठक की। पूर्व विधायक समेत जिले के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता यहां पर मौजूद रहे। दरअसल कांग्रेस की परिवर्तन बस यात्रा 28 तारीख को कुरुक्षेत्र के लाडवा से करनाल पहुंचेगी, जिसमें मुख्य तौर पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी मौजूद होंगे। राहुल के स्वागत के लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। बता दें कि हरियाणा में लोकसभा चुनाव 12 मई को होने हैं और इसी के मद्देनजर हरियाणा में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए राहुल गांधी को लेकर चुनाव मैदान में उतर रहे हैं और इसीलिए राहुल गांधी अब हरियाणा का रुख कर रहे हैं। लोकसभा के चुनाव आ ही चुके हैं और उसमें चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है उसको थोड़ा सा और ताकत देने खुद राहुल गांधी जी यहाँ आएंगे। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है, हमारे लिए बड़े। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी लोकसभा के चुनावी दंगल में उतर सकते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा लोकसभा चुनाव क्षेत्र की अगर बात करें तो सोनीपत लोकसभा से चुनाव लड़ सकते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि पार्टी के कई नेता चाहते हैं कि वो सोनीपत से चुनाव लड़ें और अगर पार्टी चाहेगी तो सोनीपत से चुनाव लड़ने को वो तैयार है। माना जा रहा है कि सोनीपत में कांग्रेस के पास कोई मजबूत उम्मीदवार नहीं है, क्योंकि हुड्डा की जाट समाज में अच्छी खासी पकड़ है। ऐसे में पार्टी अगर सोनीपत से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मैदान में उतारती है तो मुकाबला दिलचस्प हो सकता है। उधर जेजेपी नेता दिग्विजय सिंह चौटाला पलवल के गांव भिंडकोला, बढ़ा, कौंडल समेत कई गांवों के दौरे पर रहे और गांव बढ़ा में पहुंचने पर दिग्विजय सिंह चौटाला का फूल मालाओं के साथ पगड़ी पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर पूर्व मंत्री हर्ष कुमार, जेजेपी के वरिष्ठ नेता बिजेंद्र चांदहट समेत जेजेपी के दर्जनों कार्यकर्ता यहां पर मौजूद रहे। इस दौरान दिग्विजय चौटाला ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने किसानों की फसलों के पूरे दाम नहीं दिए, न ही स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू किया। उन्होंने दावा किया कि जेजेपी की सरकार बनेगी तो किसानों का कर्ज माफ कर देंगे। जेजेपी चलेगी, चप्पल चलेगी। चौधरी देवीलाल जी के सपने साकार होंगे। हरियाणा में उनकी सोच की सरकार होगी। राजनीतिक तौर पर नहीं हो सकते, पारिवारिक तौर पर सब एक, और जाट ही नहीं, कमेरे वर्ग को, सब लोगों को, मेहनत कर वर्ग को एक होना। प्रदेश में लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से करवाने के लिए प्रदेश सरकार ने कमर कस ली है। प्रदेश के गृह विभाग ने इस बार केंद्र से करीब 200 अर्धसैनिक बलों की कंपनियों की मांग की है। इसके साथ ही प्रदेश में आधी से ज्यादा सीटों को संवेदनशील या अति संवेदनशील घोषित कर दिया गया है। इंटेलिजेंस के आधार पर पोलिंग बूथों को संवेदनशील और अति संवेदनशील घोषित करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि हरियाणा में लोकसभा चुनाव के लिए छठे चरण में यानी 12 मई को मतदान होगा, लेकिन मतदान को शांतिपूर्ण तरीके से करवाने के लिए प्रदेश सरकार ने अभी से प्रक्रिया शुरू कर दी है। बात है, आपको मालूम है कि हमारा हरियाणा का चुनाव एक फेज में होना है और छठे फेज में होगा जो 12 मई को है। 12 मई को वोट डालेंगे और 19,000 से ज़्यादा हमारे पोलिंग बूथ हैं और उसकी उस दिन की अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो हमारी अपने पुलिस बल हैं जो करीब 30,000 के आसपास हम इलेक्शन ड्यूटी पे स्पेयर कर पाएंगे। उसके अलावा करीब 14,000 होमगार्ड हैं और इसके अलावा हमने 200 कंपनियां भारत सरकार से मांग रखी है। और अंबाला के 6,000 वोटर्स ने चुनाव का बहिष्कार करने का मन बना लिया है। इनका कहना है कि अगर जमीन का मालिकाना हक नहीं तो वोट भी नहीं। अब वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। अंबाला के माली परेड के लोग कई सालों से अपनी जमीन के मालिकाना हक लेने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अब ये संघर्ष प्रदर्शन में तब्दील हो चुका है। इसी के तहत 6,000 वोटरों ने उपायुक्त कार्यालय के बाहर जमकर प्रदर्शन किया और लोकसभा चुनाव के बहिष्कार का ऐलान कर दिया। कैंटोनमेंट के मनचाहे रवैये के चलते हुए हमारे घर तोड़ दिए जाते हैं, जिनकी नाराजगी से हमने धरना लगाया था 8 फरवरी को। जब हमारी मांगे सुनी नहीं गई तो हमने उस धरने को भूख हड़ताल में 4 मार्च को तब्दील किया। हम अपना रोष जताने के लिए अपनी वोटों का बहिष्कार करेंगे।
दरअसल इस जगह को 1843 में अंग्रेजों ने बसाया था। तभी से यहाँ लोग खेती बाड़ी कर सेना की सेवा कर रहे हैं। खेती के लिए जमीन लीज पर दी गई थी, जिसकी एवज में लोग टैक्स देते हैं। सन 1975 में कंटोनमेंट बोर्ड के अधिकारियों ने लीज बंद कर दी और यहाँ रहने वाले लोगों को अवैध कब्जाधारी कहने लगे, जबकि लोगों का कहना है कि वो अभी हाउस टैक्स दे रहे हैं। में सीतारमन जी ने एडमिनिस्ट्रेटिव स्टे दे दिया आर्मी की अथॉरिटीज को कि कोई भी इनको हटाएगा नहीं। देखिए, हमने इनसे अपील करी है कि अपना वोट जरूर कास्ट करें, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री में ये हक मिला है इनको वोट कास्ट करने का। सबको अपना वोट जरूर कास्ट करना चाहिए। अपनी इस जगह को लेकर प्रदर्शनकारी कई मंत्रियों से मिल चुके हैं। हालांकि इस मामले में प्रशासनिक मंजूरी भी मिल गई है, लेकिन कोड ऑफ कंडक्ट लगने से मामला अधर में लटक गया है। अंबाला से कृष्ण बाली, न्यूज़ 18 हरियाणा। हरियाणा शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं में नकल का सिलसिला जारी है। लाख दावों और कोशिशों के बावजूद नकल पर नकेल नहीं कसी जा रही है। इसी वजह से बोर्ड के चेयरमैन ने 4 परीक्षा केंद्रों का पेपर रद्द कर दिया है। जब मन मेहनत करने का ना हो, जब अकल काम ना आए, तो क्यों ना नकल का सहारा लिया जाए। हरियाणा शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में कुछ इसी तरह का मंजर देखने को मिल रहा है। जरा इन तस्वीरों को गौर से देखिए। ये मेहनत अपनी चहेतों यानी छात्रों को नकल करवाने के लिए की जा रही। कोई पेड़ पर चढ़ा है तो कोई दीवार पर, बस मकसद सबका एक है, नकल करवाना। फिर इसके लिए चाहे जान ही जोखिम में क्यों ना डालनी पड़े। पुलिस स्कूल के बाहर पहरा दे रही है ताकि नकल को रोका जा सके, लेकिन ये सारी तैयारियां धरी की धरी रह गई। बोर्ड चेयरमैन जगबीर सिंह खुद परीक्षा केंद्रों पर सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं, मतलब परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर रहे हैं। लेकिन जब उन्होंने झज्जर के गांव मातल हिल के परीक्षा केंद्रों का नजारा देखा तो मजबूरन उन्हें 12वीं का केमिस्ट्री का पेपर रद्द करना पड़ा और ड्यूटी पर तैनात एक लिपिक को रिलीव कर दिया। नकल पर नकेल कसने के दावे तो बहुत किए गए, नकल को रोकने के लिए तैयारियों का बखान किया गया, लेकिन नतीजा आपके सामने है। झज्जर से प्रदीप धनखड़, न्यूज़ 18 हरियाणा। उधर यमुनानगर में पुलिस पर गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप है कि पुलिस चेकिंग के नाम पर अवैध वसूली का धंधा कर रही है और उनकी इसी अवैध वसूली की भेंट एक फौजी चढ़ गया। ये रिपोर्ट देखिए। ये गुस्सा, ये रोष पुलिस की मनमानी के खिलाफ है। तस्वीरें यमुनानगर के खजूरी रोड की है, जहां पुलिस कर्मियों पर आरोप लगा है कि चेकिंग के नाम पर अवैध वसूली कर रहे थे और उनकी इस अवैध वसूली की भेंट एक युवक चढ़ गया। दरअसल पुलिस कर्मी चेकिंग कर रहे, तभी बाइक पर सवार एक फौजी वहां से गुजर रहा था। उसी दौरान पुलिस कर्मियों ने उसे रोका। जैसे ही युवक बाइक साइड करने लगा, पुलिस कर्मी ने उसे थप्पड़ जड़ दिया, जिसकी वजह से युवक पीछे से आ रहे डंपर की चपेट में आ गया। तो लड़का मिलिट्री ऑफिसर से आ रहा था, यहाँ गाँव में से आ रहा था। इधर से गाड़ी थी जी, तो इन्हें पुलिस वालों ने हाथ दिया और लड़का रुक भी गया। उसके एक टंडा मारा पुलिस वाले ने, टंडा मार के वो बेचारा प्लस से गया। पीछे से गाड़ी आ रही थी, उसे अपना रगड़ दिया, मौके पे वो खत्म हो गया जी। हादसे के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने सड़क पर हंगामा कर दिया और डंपर में तोड़फोड़ की। फिलहाल डीएसपी के आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन देने के बाद लोग सड़क से हट गए। यमुनानगर की तरफ से एक फौजी है तो छुट्टी आया हुआ है, उधर से आ रहा था। वो एक ट्रक के सामने से गाड़ी आ गई तो चपेट में आ गया, उसके मौके पे मौत हो गई। अब इन्होंने जो लिख के दिया उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दिया, उसकी जांच। पुलिस की मनमानी का ये कोई पहला मामला नहीं है। पहले भी पुलिस की मनमानी के मामले सामने आते रहे, लेकिन इस बार आरोप संगीन है। एक ही युवक की जान चली गई, एक परिवार बिखर गया और देश ने एक जवान खो दिया। लिहाजा देखना यह है कि आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। यमुनानगर से तिलक भारद्वाज, न्यूज़ 18 हरियाणा। और फरीदाबाद में एक बार फिर महापाप हुआ है। फरीदाबाद की राजीव कॉलोनी में माता पिता के पास बेड पर सोई हुई 3 महीने की बच्ची का अपहरण कर लिया गया और उसकी हत्या कर दी गई। बच्ची का शव पास के तालाब के पास मिला है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है।
आए थे और शाम को हम सोए तो रात को 2:30 बजे जैसे हमारी घरवाली ने मेरे को जगाया था तो हमारे बेड पे लड़की नहीं थी। ये 22-23 की रात को इनको 2:30 बजे पता चला कि इनकी बच्ची गायब हो गई है माँ के पास से। तो उसके बाद इन्होंने आए थे फिर, लेकिन कोई लिखित में कंप्लेंट नहीं दी। ये कहा जी हम ढूंढ रहे हैं, हम कोई कार्रवाई नहीं चाहते, शायद कोई बंदर या कुत्ता वगैरह उठा के ले गया है। और इलाज में लापरवाही के आरोप में कल्पना चावला अस्पताल के 2 डॉक्टर सस्पेंड किए गए हैं। आपको बता दें कि 2 दिन पहले बाइक और ट्रॉले की टक्कर हुई थी जिसमें एक बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई थी, तो वहीं दूसरे को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया कि इलाज में लापरवाही की वजह से दिलावर नाम की युवक की मौत हो गई है। परिजनों के हंगामे के बाद अस्पताल प्रबंधन की तरफ से जांच कमेटी बनाई गई है और कमेटी की तरफ से 2 डॉक्टरों को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं 2 डॉक्टरों को कारण बताओ नोटिस दिया गया है। हमारे पास पेशेंट आया था रोड साइड एक्सीडेंट से, इसकी मौत हो गई थी हॉस्पिटल में और उन्होंने शिकायत की थी उनके अटेंडेंट्स ने, रिश्तेदारों ने कि भी इसमें लापरवाही हुई है। तो उसमें हमने कमेटी बिठाई थी 3 सीनियर डॉक्टर्स की। उन्होंने फैक्ट्स के आधार पर प्रीलिमिनरी इंक्वायरी के बेस पे हमें लगा कि उसमें कुछ कमियाँ थी ट्रीटमेंट में, तो उसके बेस पे हमने उनको 2 डॉक्टर्स को सस्पेंड किया है और 2 को शो कॉज नोटिस जारी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।